अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर न्यूट्रिशन है जी। लास्ट क्लास में हमने जो है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स का मूड ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी किया जी। सबसे पहले हमने एमीबा का मूड ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी किया, फिर हमने हाइड्रा का स्टडी किया, उसके बाद हमने प्लेनेरिया का स्टडी किया, और फिर लास्ट जो हमने स्टडी किया था वो था कॉकरोच का मूड ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी करा था। और अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो। सबसे पहली बात कि इंसानों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप होता है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम जानते हैं, हमने फाइलम्स वाला चैप्टर पढ़ा है, किंगडम एनिमेलिया। तो उसमें जो आखिरी क्लास हमने पढ़ी थी क्लास मेमेलिया, जिसमें इंसान जो है उसी क्लास से उसका ताल्लुक होता है, तो वो सबसे डिवेलप होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिवेलप होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके हर सिस्टम हाईली डिवेलप हुआ होता है। लिहाजा चूँकि इंसान जो है, ह्यूमंस जो होते हैं, ये उसी क्लास से उनका ताल्लुक होता है, मेमेलिया से। लिहाजा इंसानों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही बेहतरीन, वेल डिवेलप और बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे कि ये डाइजेशन करेगा फूड को ब्रेक करके तमाम कंपोनेंट्स को ईजिली निकाल लेगा और उनको ब्लड में डिजॉल्व कर लेगा। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब्यूलर टाइप का होता है। हमने दो टाइप की पढ़े हैं जी डाइजेस्टिव सिस्टम, दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है सेक लाइक और एक कहलाता है ट्यूब्यूलर। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम इनकम्प्लीट भी कहते हैं, ये वो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जिनमें खाली माउथ होता है, यानी एक ही ओपनिंग होती है, उसको आप माउथ भी कहते हो, वहीं से एनस वाला इजेशन भी होता है। जबकि ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है जो बिल्कुल एक ट्यूब की शक्ल में होता है, जिसका एक दो एंड होते हैं। एक एंड जो है ओपनिंग कहलाती है, जिसको हम माउथ कहते हैं, और एक एंड जो है वो एनस कहलाता है। एक जगह से एंटर होता है फूड और दूसरी जगह से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर आता है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ट्यूबुलर कहते हैं या फिर उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉकरोच की तरह ट्यूबुलर होता है, कंप्लीट होता है। इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, ज़्यादा जो फूड के जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह, वो सेल से बाहर ही इसी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर, सेल से बाहर इसी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो जाएंगे और अपने अपने मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का मोनोसेक्राइड अमाइनो एसिड होता है, और लिपिड्स का जो मोनोसेक्राइड होता है वो फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल होता है। तो चूँकि हम देखेंगे कि इस जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसी के अंदर मुकम्मल तौर पर डाइजेशन हो रही है, सेल्स के अंदर ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, लिहाजा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये इंसान का मोस्ट कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ अ ट्यूबुलर टाइप, और इसमें हमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। खाने की बात करें तो इंसान जो होते हैं वो न्यूट्रिशन के अतबार से ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों कैटेगरी में आ रहे होते हैं। ये पौधे भी खा रहे होते हैं, सब्जियां, फल वगैरह, और ये गोश्त भी खाते हैं, मछली, मुर्गी, गाय, बकरी। तो चूंकि ये दोनों टाइप का फूड ले रहे होते हैं, लिहाजा इनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। अच्छा, अब जो इंसान का जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं या दो चीज़ें होती है, एक कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल और एक कहलाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो छोटी क्लासेस में कहा जाता है और हायर क्लासेस में हम इसको जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड जो है वो स्टमक के लिए यूज़ हो रहा होता है, इंटेस्टाइनल जो है वो इंटेस्टाइन्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो चूंकि हमें इस एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक भी मिलेगा, इंटेस्टाइन भी मिलेंगी, इसलिए हम इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह रहे होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीआईटी। और आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा क्या मिलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग, क्वाइल और मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, ये करेक्टर्स मैंने लिखे हैं, लॉन्ग, क्वाइल्ड और मस्कुलर ट्यूब। लॉन्ग का मतलब हो गया लंबी सी ट्यूब है, ये काफ़ी लंबी सी ट्यूब होती है। ले और क्वाइल का मतलब है कि वो जगह जगह से क्वाइल हुई भी होगी, यानी कि आपको ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक ऐसी लंबी सी ट्यूब है, ऐसी लंबी सी ट्यूब है, लेकिन ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, ये स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये जो ट्यूब है आपको ऐसे क्वाइलिंग मिलेगी, इसकी बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल हुआ हुआ होता है ऐसे। ये देखें, एक लॉन्ग ट्यूब है ये, लेकिन क्वाइल हुई है। क्वाइल का मकसद ये होता है कि ये जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है बहुत लंबी है, क्वाइलिंग की वजह से ये कम जगह घेरती है फिर। ठीक है, अगर आप एक चीज़ स्ट्रेट रखोगे तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी, अगर आप उसको क्वाइल कर लोगे तो वो कम जगह घेरती है।
ठीक है, तो आप देखिए कितनी बड़ी मैंने एलिमेंट्री ट्रैक बनाया है, लेकिन कॉइल है ना, तो देखिए कम जगह खींची है। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल इसी तरीके से एक लंबी सी ट्यूब है, लेकिन किस फॉर्म में है? स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में है, क्वाइल फॉर्म में। और उसके अलावा ये किससे बनी हुई है जी? मस्क्यूलर है ये। मस्क्यूलर का मतलब हो गया ये मसल सेल से बनी हुई होती है, मसल फाइबर से बनी हुई होती है, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। और हमने पढ़ा है कि ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं इनमें खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पैदा होती है। तो आपका ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ये मसल फाइबर से बना हुआ होगा, मसल फाइबर से बना हुआ होगा। और इस मसल फाइबर की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपकी इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट पैदा होगी, और उस मूवमेंट की वजह से ये जो फूड पार्टिकल है फिर ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये मस्कुलर हो गई ताकि फूड इसके अंदर मूव कर सके। ये क्वाइल हो गई, लंबी है और क्वाइल है। क्वाइल का मकसद क्या है? ताकि ये कम जगह घेरे। ठीक है, इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग ओपनिंग होती है, इसको हम माउथ कहेंगे। और जो इसकी आखिरी ओपनिंग है इसको हम कहते हैं एनस। यहाँ से जो है वो इंजेक्शन होगा माउथ से, यानी खाना अंदर जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के, जबकि एनस से इजेक्शन होता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर आएगा। तो देख लें, आपको इस ट्यूब के, आपने इसको ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम इसी वजह से कहा था क्योंकि इसकी दो ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनस। तो ये तो एक तो इसी तरह की हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल होगी जिसका एक पॉइंट जो है वो माउथ कहलाएगा और एक पॉइंट जो है वो एनस कहलाएगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक तो ये चीज़ मिलेगी आपको। फिर सेकंड चीज़ जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था, ग्लैंड्स कहते हैं हम ऐसे ऑर्गन्स को जो कोई सब्सटेंस बना रहे होते हैं, कोई जूस, बायोलॉजी में हम इसको जूस कहेंगे, केमिस्ट्री में आप इसको केमिकल्स कह लो, कोई सब्सटेंस बना रहे होते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे यहाँ हम बायोलॉजी में टर्म यूज़ करते हैं जूसिस बनाते हैं। ये कोई सब्सटेंस बनाएंगे, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होगा जिसको आप जूस कहोगे। उस जूस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, एंजाइम्स होते हैं और वाटर होगा वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ कंपोजिशन होती है। तो ग्लैंड्स हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि जूस सेक्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्लेवरी ग्लैंड होता है हमारे मुंह में मौजूद होता है, और ये जो जूस बनाते हैं उसको आप कहते हो सिलाइवा, उर्दू में आप कहते हो उसको थूक। थूक एक जूस होता है, उसके अंदर एंजाइम्स भी होगा, वाटर भी होगा। इसी तरीके से आपका जो पेंक्रियास है या लीवर है, लीवर को भी आप ग्लैंड कहते हो क्योंकि लीवर भी एक जूस बनाते हैं जिसको आप कहते हो बाइल। ठीक है, इस तरह ऐसे ऑर्गन। अब आंखें जो होती है, इंसान की आंख जो है वो ग्लैंड नहीं है, क्योंकि इंसान की जो आंख होती है वो कोई जूस नहीं बनाती। इसी तरह हमारा जो कान होता है वो कोई ग्लैंड नहीं है, हमारा जो दिमाग है वो कोई ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स जो कोई जूस बना रहे होते हैं दैट आर कॉल्ड ग्लैंड। मैंने आपको बताया है कि ग्लैंड्स की दो टाइप होती हैं, एक कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो दो किस्म के होंगे, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है कि जिनके पास डक्ट या नाली नहीं होती। यानी कि अगर ये एक ग्लैंड है, अगर मैंने इसको ग्लैंड कहा है, इसका मतलब है ये जूस बनाएगा, तो इसके अंदर क्या मौजूद है? जूस। लेकिन इसके पास नाली मौजूद नहीं होती, एक डक्ट होगी नहीं, डक्ट नहीं होती इसमें। तो ये क्या करते हैं? अपने जूस को डायरेक्टली ये ब्लड में डिस्चार्ज कर देते हैं, ब्लड में वो जूस डिजोल्व हो जाता है और फिर वो ब्लड जो है इनके इस जूस को लेके जाता है। ऐसे ग्लैंड को जिनके अंदर डक्ट नहीं होती, अपने वो जूसेस को ब्लड में डिस्चार्ज करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स होंगे, ये ग्लैंड है जी, जो जूस बनाएंगे, उनमें से एक डक्ट निकल रही होती है, एक नाली निकल रही होगी, और उस नाली के ज़रिए ये जूस जो है ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, यानी उस ऑर्गन तक जाएंगे जहाँ पर इस जूस को अपना काम दिखाना है, अपना काम दिखाना है, अपना एक्शन करना है, उस हिस्से तक। तो यार नाली का फ़र्क आ रहा है। तो अगर आपके ग्लैंड के साथ डक्ट भी मौजूद है तो उसको आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपके ग्लैंड के साथ डक्ट मौजूद नहीं है तो उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जबकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जो हमारा दिमाग से नर्वस सिस्टम वगैरह से जुड़ा हुआ होता है, उसमें हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं फिर एंडोक्राइन सिस्टम। आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स और उसकी थोड़ी सी टाइप्स मैंने आपको बता दी। अब ये जो ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, अब यहाँ एक और बात बता दूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो जूस बनाते हैं उनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होंगे उनको हम कहेंगे इंजाइम, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है,
जबकि एक्सोक्राइन जो जूस बनाएंगे उन जूस के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होगा उसको हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो ये नाम का फ़र्क है बस। ठीक है, तो हालांकि दोनों प्रोटीन इन नेचर होते हैं, दोनों तकरीबन कंपोजिशन एक ही होती है, दोनों प्रोटीन से बने हुए होते हैं, बस फ़र्क है एंजाइम से हम समझ जाते हैं कि ये एक एंडोक्राइन की सेक्रेशन है, जबकि एंजाइम वर्ड से हम समझ जाते हैं कि एक एक्सोक्राइन की सेक्रेशन है। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जो कि कोई सब्सटेंस बनाते हैं, कोई जूस बनाते हैं। अगर डक्ट वाला ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन कहोगे, अगर डक्ट वाला ग्लैंड नहीं है तो एक्सोक्राइन कहोगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो जूस बनाएगा उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन जो जूस बनाते हैं उनमें क्या मौजूद होते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि एंजाइम्स जो है वो डक्ट के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की हम वापस आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो हमने ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ा। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का होता है उसमें दो चीज़ें हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बता दिया, एक लॉन्ग क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब होती है, इसका एक सिरा माउथ और दूसरा सिरा एनस कहलाता है। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको मिलेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी ऐसे ऑर्गन्स होंगे जगह जगह जो जूस बनाएंगे, उन जूस के अंदर इंजाइम्स होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होंगे जगह जगह पाए जाएंगे आपको, और वो वहाँ पर जूस बनाएंगे, उन जूस में इंजाइम्स होगा और इंजाइम्स डाइजेशन वाला काम करेंगे, यानी कि पॉलीसेक्राइड को तोड़कर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक सलेवरी ग्लैंड होता है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पेंक्रियास होता है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड आपको माउथ में मिलता है, बक्कल कैविटी में मिलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको स्टमक में मिलता है। लीवर आपके यहाँ पे लगा हुआ होगा, पेंक्रियास उसी के साथ नीचे होता है, जबकि इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखते जाओगे। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स है जी, एलिमेंट्री कैनाल विच इज द ट्यूब एंड सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच विल प्रोड्यूस जूसेस विच कंटेन्स एंजाइम। अच्छा, अब हम मजीद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, ये जो पूरी एक लंबी सी ट्यूब है, इसके हमने जगह जगह पार्ट्स हैं, हमने इसके मुख्तलिफ हिस्से करे हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे वापस ड्रॉ करें एलिमेंट्री कैनाल को, तो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, सपोज करें। ठीक है, ये आपकी पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पार्ट जो है वो माउथ के लाएगा, फिर माउथ के बाद जो अगला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, स्पेस बनी हुई होगी, इसको हम कहेंगे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। फिर ओरल कैविटी के बाद जो अगला हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं फेरेंक्स। ये सारे ऐसे ट्यूब नुमा नहीं होंगे, थोड़े से फिर मॉडिफाइड होंगे। ठीक है, आप मैं आपको चले डायग्राम ही दिखा देता हूँ, मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जी, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल चलती हुई आ रही है। कहाँ से चलती हुई आ रही है, देखिए जी यहाँ से। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, ये माउथ हो गया, फिर ये पूरी एक आप देखें लंबी सी ट्यूब चलती हुई आ रही है जी, ये आ रही है, फिर ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, ये स्टमक के लाएगा, फिर ये चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ देखो कितनी ज़्यादा क्वाइलिंग हुई है, क्वाइलिंग हुई है, फिर ये सब आपस में जुड़ी हुई है, फिर ये थोड़ी मोटी हो गई, और ये आखिरी हिस्सा एनस। ये पूरी एक लंबी ट्यूब है, क्वाइल हुई हुई है, मस्क्यूलर है। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ हिस्से जो है थोड़े से मॉडिफाई हुए हुए होते हैं और वो कुछ पार्ट्स बन जाएंगे। तो स्टार्टिंग पार्ट जो है वो इसका माउथ कहलाता है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला थोड़ा सा मोटा होता है, इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। फिर ओरल कैविटी के नेक्स्ट जो आएगा वो फेरिंक्स कहलाएगा। फेरिंक्स के बाद ये एक लंबी सी ट्यूब होगी, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। फिर एसोफेगस के बाद हमारे पास थोड़ा सा स्वेलिंग पोर्शन आएगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर आएगा, इसको हम कहते हैं स्टमक। फिर स्टमक के बाद ये सारा जितना भी क्वाइल पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर थोड़ी सी ये मोटी वाली आपको जो नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट जो पार्ट है वो इसका आखिरी ओपनिंग है, जिसको आप कहते हो एनस। ठीक है, तो ये हमने पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो माउथ होगा, माउथ के बाद क्या आएगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहलाएगा फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा एसोफेगस। एसोफेगस के बाद एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी सी खुली भी होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी थैले की तरह का, उस हिस्से को हम कहते हैं स्टमक। फिर स्टमक के बाद आती है इंटेस्टाइन। ये सारा ये जो है ना, ये देखें, ये स्टमक है, और ये सारा जो ग्रीन वाला, ये मोटी और ये पतली, इन सबको हम मिला के कहते हैं इंटेस्टाइन है। अब इसमें दो हिस्से हैं, एक थोड़ी पतली है और एक थोड़ी मोटी वाली इंटेस्टाइन है। तो पतली वाली को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो मोटी वाली है उनको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये दोनों लार्ज और स्मॉल ये दोनों हैं तो इंटेस्टाइन, बट सिर्फ साइज का फर्क है, अगर मोटी है तो आप लार्ज कहोगे, पतली है तो स्मॉल। ठीक है जी, तो स्टमक के बाद क्या आ रही है हमारे पास, इंटेस्टाइन। सब इंटेस्टाइन में जो सबसे पहले आएंगी वो पतली वाली आती हैं, जिनको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद क्या आएंगी, मोटी वाली आएंगी, जिनको आप कहते हो लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन हिस्से होते हैं। शुरू का हिस्सा कहलाएगा ड्यूडेनम,
बीच का हिस्सा कहलाएगा जीजेनम और आखिरी हिस्सा कहलाएगा इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी है। स्टार्टिंग पार्ट को आप कहोगे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के फ़ौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट आता है जीजेनम, और फिर लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो आएगा इलियम। इलियम के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा मोटा होता है, इसका इसका जो सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होता है, मोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होंगे। स्टार्टिंग पार्ट को आप कहोगे सीकम, फिर उसके बाद थोड़ा सा लंबा पार्ट होता है, उसको आपके तो कोलॉन, और फिर आखिर में आता है रेक्टम। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ग्रीन कलर की, आप देखो थोड़ी सी थिक नजर आ रही है आपको, मोटी है, तो ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है ग्रीन कलर में। अब इसमें जो स्टार्टिंग पार्ट है ये सीकम है, तो ये सारा ये लंबा सा पार्ट है ये कहलाता है कोलॉन, ये सारा कोलॉन है। ठीक है, और आखिर के अंदर ये थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम के बाद फिर ये एनस आ जाता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्टार्टिंग जो है वो ड्यूडेनम कहलाती है, फिर शुरू का हिस्सा जो है वो जीजेनम कहलाएगा, और बाकी लंबा पार्ट जो है वो इलियम कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लंबी ट्यूब है, काफ़ी लंबी है, और उसके काफ़ी पार्ट्स बनाए हुए, माउथ, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, तरतीब यही रखी जाएगी। माउथ है, ओरल कैविटी है, फेरेंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है। स्टमक के बाद पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होंगे, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होंगे, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। रेक्टम के बाद एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी सिरा आ जाएगा, जिसको आप कहते हो एनस। ठीक है जी, काम वही होंगे। अच्छा, ग्लैंड्स की बात कर लें हम, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मैंने आपको बताया, ये 5 आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कहाँ कहाँ मौजूद है जी? सिलेवरी ग्लैंड आपको मिलेगा ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है जी, ऐसो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपको मिलेगा स्टमक के अंदर, अभी इसके बारे में बताता हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको मिलेगा किसमें? स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद जो लीवर और पैंक्रियास है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में नहीं होता, ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है डक्ट के जरिए, लीवर और पैंक्रियास। इलियम के अंदर मिलेगा आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो कुछ ग्लैंड्स जो है वो आपको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपके स्टमक के अंदर है, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये इलियम के अंदर है। जबकि कुछ ग्लैंड जो है वो आपके उस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये स्लेवरी ग्लैंड जो है ये ओरल कैविटी के अंदर नहीं होता है, ओरल कैविटी से डक्ट के जरिए जुड़ा हुआ होता है। सिमिलरली ये लीवर और पैंक्रियास ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं होता, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाऊं तो सपोज करें ये हमारे पास स्टमक है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो इसके अंदर वॉल्स के पास पाया जाता है, यहाँ पर होगा, यानी अंदर हो गया। जबकि ये अगर ड्यूडेनम है तो लीवर जो है यहाँ होगा, ये लीवर होगा, ये पैंक्रियास होगा, बाहर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के बाहर है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है, और ये बकायदा डक्ट के जरिए जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रख लिएगा। बाकी ये जो एसोफेगस है इसके अंदर भी एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस खारिज करता है, जिसको आप उर्दू जबान में बलगम कहते हो, लेकिन ये ग्लैंड जो है उसको आप नाम तो दे रहे हैं, नाम दिया हुआ है मैंने आपके सामने, लेकिन इधर नेम डाल रहे हैं क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड से मुराद वो ग्लैंड हो गए जो हमारे डाइजेशन में काम करेंगे, खाने को तोड़ेंगे। तो ये सारे जो आपके सामने ना स्लेवरी, गैस्ट्रिक, लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल, इनके जितने भी इंजाइम्स होंगे ये डाइजेशन करेंगे, जबकि म्यूकस ग्लैंड जो होता है ये डाइजेशन नहीं करता। ये हमारी एसोफेगस की वॉल को कह ले चिपचिपा बना देते हैं, जिससे फूड की मूवमेंट आसान हो जाती है। डाइजेशन के अंदर इसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं डाला हुआ। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड यहाँ नहीं है, बहरहाल डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है, काम तो कर रहा है, क्या फूड को मूव करा रहा है, लेकिन डाइजेशन नहीं करता। तो ये हो गया जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा रिपीट करते हैं, फिर हम इसके पार्ट्स को स्टडी करना शुरू करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा वेल डेवलप होता है, ट्यूब्यूलर टाइप है, कंप्लीट होता है, ट्यूब्यूलर होता है। इसका एक हिस्सा माउथ, एक हिस्सा एनस कहलाता है। आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलेगी। सारी डाइजेशन इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रही होती है, सेल्स के अंदर नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं, उसके अंदर हो रही होती है। इंसान खाने के एतबार से ओमनीवोरस होता है। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम जीआईटी भी कहते हैं, और उस एलिमेंट्री के कैनाल के साथ जगह जगह एसोसिएट होते हैं कुछ ग्लैंड, जिनको हम कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी क्वाइल मस्कुलर ट्यूब होती है, इसका एक सिरा माउथ, दूसरा सिरा एनस कहलाता है। बाकी बीच के अंदर हमने इस एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हैं, माउथ, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं जी, इस एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए होंगे, कुछ ग्लैंड्स जुड़े हुए होते हैं, कुछ ग्लैंड्स इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं। तो स्लेवरी ग्लैंड और लीवर और पैंक्रियास जुड़े हुए हैं डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल से, जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जरा ये फर्क ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है, ये उससे जुड़े हुए डक्ट के जरिए। जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड
ये हमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको मिलेगा स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपको मिलेगा इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है जी, अब हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं जी। स्टार्टिंग करेंगे माउथ से। माउथ आहिस्ता आहिस्ता हम फूड को इसी पार्ट्स के अंदर मूव कराते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं माउथ। सबसे पहले माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ यहाँ पर आते हैं डायग्राम में। तो माउथ हमारे असल में एक्चुअल में हमारा माउथ जो है वो ये होता है, जैसे जहाँ हमारे होंठ होते हैं ना, इस हिस्से को हम कहते हैं माउथ। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ लें गेट है, एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। हमारा फूड इस माउथ के खुलने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आकर सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा ये ओरल कैविटी है, जबकि इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये हिस्सा ये है माउथ। ठीक है, तो माउथ जो है वो एक्चुअल में आप समझ लें कि कमरे, जैसे कमरे का होता है ना दरवाज़ा, तो कमरा जो है वो ओरल कैविटी हो गई, दरवाज़ा माउथ हो गया। दरवाजे के ज़रिए आप कमरे के अंदर एंटर होते हो। इसी तरीके से फूड जो है वो ओरल कैविटी के अंदर एंटर होगा बाय माउथ, माउथ के ज़रिए एंटर होता है। तो हमारा माउथ क्या हो गया जी, हमारे जो जीआईटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी एंटीरियर ओपनिंग होती है, ऊपर की तरफ की ओपनिंग होती है। इसमें हमारे पास लिप्स मौजूद होते हैं। इस लिप्स के बंद होने की वजह से हमारा माउथ क्लोज हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाएगा। लिप्स खुलेंगे, माउथ खुल जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ओपन हो जाता है। तो दरवाज़ा बंद खुल हो गया ना, वो वाला मामला। अब ये जो माउथ है ये किसके अंदर खुलता है जी, ये ओरल कैविटी के अंदर खुलता है। इससे हमारा जो फूड है, हम हाथों के ज़रिए खाना लेते हैं, माउथ को खोलते हैं और फिर हम अपने फूड को ओरल कैविटी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन करना है। माउथ खुला, आपने फूड लिया अपने हाथों की मदद से, माउथ को खोला, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुल गया। आपने फूड को माउथ के से गुजार कर कहाँ ले आए, ओरल कैविटी के अंदर। अब आपका फूड जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आए। ठीक है, तो जैसे ये ओरल कैविटी है तो इसकी ओपनिंग हो गई माउथ। ठीक है, यहाँ ये सारी हिस्सा है ना, ये ओरल कैविटी। नीचे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारा हिस्सा जो है ना ये ओरल कैविटी। आते जी नेक्स्ट पार्ट पे, माउथ हो गया। माउथ के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी वो है ओरल। अब मैंने आपको बताया जी, ये आपके माउथ है, ये आपका माउथ है जी। ये अपर लिप, ये लोअर लिप, ये खुल गया। और ये आपका जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हिस्सा ये है ओरल कैविटी। दैट इज कॉल्ड, ये नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है ओरल कैविटी, ये कहलाता है नसल कैविटी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चले नाम। ये हिस्सा कहलाता है नसल कैविटी। यहाँ से आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसकी जो एयर होती है वो एंटर होती है। ओरल कैविटी आपकी क्या है जी, ये वाला हिस्सा ओरल कैविटी है। ठीक है, तो आपका जो माउथ है उसकी बैक साइड पर क्या मौजूद है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और बक्कल कैविटी में हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। हमारी इस ओरल कैविटी के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ये तीन चीज़ें लिखी हुई, टंग, टीथ और सिलेवरी ग्लैंड, यानी ज़बान, दांत और सिलेवरी ग्लैंड, तीनों को स्टडी करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें जी, ज़बान। ज़बान हमारी जो ओरल कैविटी है इसके फ्लोर पे पाई जाती है, यानी कि इस हिस्से पे पाई जाएगी। ये यहाँ पर, ये बल्कि शायद ज़बान ही बनाई गई मैंने। ठीक है, ये ज़बान होती है, यानी फ्लोर पे मिलती है आपको ज़बान। दांत जो है वो आपके ऊपर ओरल कैविटी की रूफ और ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, दोनों में अरेंज हुए होते हैं। ओरल कैविटी की छत पे भी मिलेंगे आपको दांत, और नीचे की तरफ यानी उसके फ्लोर पे भी मिलेंगे। जबकि स्लेवरी ग्लैंड जो है वो तीन पेयर्स होते हैं। एक स्लेवरी ग्लैंड आपका ये रहा, ये हमारे जो कान होता है ना, कान बाहर से अगर आप कान को देखें तो उसको कहते हो आप पिन्ना। पिन्ना के नीचे की तरफ होता है, अंदर नीचे की तरफ। एक स्लेवरी ग्लैंड का पेयर यहाँ होता है, ये हमारे समझ लें जो हमारा जो लोअर जॉ है, जबान है बिल्कुल उसकी बैक साइड पे, और एक हमारा लोअर जॉ के निचले हिस्से पे। ये तीन ओरल के स्लेवरी ग्लैंड के पेयर्स होते हैं। ये पेयर्स फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर भी दो होंगे और यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, तो टोटल 6 स्लेवरी ग्लैंड होते हैं। तो हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ खुलता है, हमारे माउथ से इस कमरे में आ जाता है। इस कमरे को, इस रूम को आप कहते हो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तीन चीज़ है, इसके फ्लोर पे लगी हुई है हमारी ज़बान, इसके नीचे के फ्लोर पे और ऊपर की रूफ पे हमारे लगे हुए हैं दांत, और इसमें हमारे पास तीन सिलेवरी ग्लैंड होते हैं। एक हमारे पिन्ना के नीचे, एक हमारी टंग के नीचे, एक हमारे लोअर जॉ के नीचे। तीनों पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड जो है वो बाकायदा डक्ट के जरिए आपकी सिलेवरी ग्लैंड में आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, नीचे है शायद डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम देखिएगा, ये देखें, एक ये रहा सिलेवरी ग्लैंड, ये हमारे पिन्ना के नीचे। एक ये रहा जी हमारे पास, इसको आप कह लो कि ये हमारे जो है ज़बान के नीचे है, इसको आप कह लो कि ये हमारे दांतों के नीचे। तो ये जो सिलेवरी ग्लैंड है इसको हम कहते हैं पैरोथिड ग्लैंड। तीनों के नाम है अलग अलग, इसको आप कहते हो पैरोथिड ग्लैंड। इस वाले ग्लैंड को आप कहते हो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, और इसको आप कहते हो सब लिंगुअल ग्लैंड।
तीनों बहरहाल है सिलेवरी ग्लैंड, बस नाम इनकी पोजीशन के तबार से इनके नामों में फर्क है। तो तीन पेयर है हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड के, पहला है पैरोथिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे जॉ के नीचे है, तीसरा है ये सबलिंगुअल जो हमारी जबान के नीचे आ रहा होता है। ये तीनों डक्ट के जरिए एंडोक्राइन है। ये देखिए ये दाल है कि एक डक्ट के जरिए अपना स्लाइवा जो भी ये जूस बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्लाइवा, स्लाइवा डायरेक्ट बक्कल कैविटी में दे देता है। सब मैंडिबुलर जो है वो एक डक्ट के जरिए लिंगुअल से जुड़ा हुआ होता है और अपना जो स्लाइवा है वो लिंगुअल सब लिंगुअल में ट्रांसफर कर देता है, और सब लिंगुअल जो है वो फिर डक्ट के जरिए ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, तो अपना ये जो स्लाइवा है वो इधर ओरल कैविटी में दे देता है। तो ये तीनों ग्लैंड डक्ट के जरिए जो है अपना जो जूस बनाएंगे ना स्लाइवा, वो ओरल कैविटी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हम इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे हैं। ठीक है जी। अब इनका जो काम है, चले अभी हम बात करते हैं, पहले हम जरा दांतों पे जबान वगैरह पे आ जाते हैं। यहाँ थे हम तो वहाँ ओरल कैविटी पे खाम खाई उस पे स्लाइवा पे चले गए। हाँ, तो हमने ये ओरल कैविटी के हवाले से बात की। ओरल कैविटी क्या है जी, हमारे माउथ के जो फौरन बाद जो हमारा रूम आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। इसमें हम तीन चीज़ें हैं जी, दांत है, जबान है और सिलेवरी ग्लैंड है। अच्छा, अब ये जो नसल कैविटी है इसकी ज़रा मैं फेरेंक्स के हवाले से तब बात करूँगा इसको, अभी इस नसल कैविटी को रोक देते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अब ओरल कैविटी के अंदर दो काम होते हैं, दो काम होते हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। कौन कौन से दो काम हो रहे हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन मैं आपको बता चुका हूँ। मैकेनिकल डाइजेशन होता है अगर खाने को हम फिजिकली तोड़ें, यानी खाने का साइज बड़ा है उसको तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ना, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जबकि केमिकल डाइजेशन क्या होती है कि खाने के अंदर जो पॉलीसेक्राइड होंगी उनको कन्वर्ट करके मोनोसेक्राइड या किसी दूसरी फॉर्म में, उसको आप कहोगे केमिकल डाइजेशन। यानी खाने की फिजिकल अगर आपने साइज छोटा किया तो मैकेनिकल डाइजेशन है, और खाने के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े पॉलीमर्स को आपने तोड़ के छोटे कर दिया तो ये केमिकल डाइजेशन है। ओरल कैविटी में दोनों टाइप का डाइजेशन है, इसमें आपको खाना फिजिकली भी टूटेगा यानी मैकेनिकल डाइजेशन फूड के जरिए किया जाता है, और केमिकल डाइजेशन भी होगी जो स्लाइवा है उसके जरिए। ठीक है, तो ये दोनों काम करेगा ओरल कैविटी के अंदर, आपको मैकेनिकल डाइजेशन भी मिलती है और केमिकल डाइजेशन भी। चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ओरल कैविटी में तीन चीज़ें हैं जी, दांत है, जबान है और सिलेवरी ग्लैंड है। तो पहले जरा दांत के हवाले से बात करें तो टीथ। अच्छा जी, टीथ वैसे तो आपको पता है, इतना तो कॉमन सेंस सबको बताता है, इट इज़ फॉर मैकेनिकल टाइप। ये हमारे खाने के फिजिकल टुकड़े करेंगे। आप जब निवाला खाते हो बड़ा होता है, दांतों के जरिए आप चबा चबा के अपने उस दांत के उस खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, वो सारे फिजिकली ब्रेक हुए, लिहाजा मैकेनिकल टाइप। अच्छा जी, हमारे जो इंसानों के जो दांत होते हैं उनके लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। पहले हम टर्म यूज़ करते हैं डायफायोडेंट, डायफायोडोंट कहते हैं हम इसको। क्यों जी, क्योंकि हमारे हमारे जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर दो किस्म के दांत आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं डाई, डाई मतलब दो, फायो मतलब फिजिकल, डोंट मतलब दांत। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं, ये डाई मतलब दो, फायो मतलब फिजिकल से निकला है, और डोंट कहते हैं आप दांतों को, डेंटिस्ट डोंट वगैरह। तो डायफायोडॉन्ट कहा जाता है कि ह्यूमंस को, क्यों, क्योंकि हमारे जो लाइफ साइकिल है इसमें हमारे पास दो किस्म के दांत आते हैं। शुरू में हमारे पास दांत आते हैं जिनको हम हम कॉमन जबान में दूध के दांत कहते हैं, और बायोलॉजी में हम उनको कहते हैं डेसीडियस टीथ। शुरू के जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं डेसीडियस टीथ या मिल्क टीथ। फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा दांतों का सेट आता है उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। वो हमारी फिर वो तहयात रहते हैं, अगर वो ख़त्म हो गए या वो निकल गए तो फिर दोबारा दांत नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा बच्चों के पहले दांत आते हैं, फिर उनको वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं, फिर वो नहीं टूटते। तो जो स्टार्टिंग दांत आते हैं, स्टार्टिंग जो दांतों का सेट होता है उसको हम कहते हैं डेसीडियस, और जो बाद में आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट। क्योंकि दो किस्म के दांत हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, इसलिए हमने ह्यूमंस को क्या कहा है, डायफायोडॉन्ट। एक टर्म तो हम ये यूज़ करते हैं ह्यूमंस के दांतों के लिए, एक हम यूज़ करते हैं हेट्रोडॉन्ट। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, और डॉन्ट का मतलब दांत। तो हेट्रोडॉन्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है कि इंसान के जो दांत होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग शेप, अलग अलग फंक्शन होते हैं। इंसानों के देख लें, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये जो शुरू के दांत आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े देर चौड़े हैं, फ्लैट है, जबकि पीछे वाले दांतों को, इस वाले दांत को देखें नोकीला है, इन वाले दांतों को देखें तो इनकी जो सरफेस है बड़ी चौड़ी है, ज़रा बड़ी है। तो अलग अलग शेप के हैं और अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो चूँकि इंसानों के मुंह में जो दांत होते हैं जो 32 होते हैं, 32 इन नंबर्स होते हैं, 32 दांत होते हैं, परमानेंट की बात कर रहे हैं। तो परमानेंट दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, लेकिन ये जो 32 दांत हैं इनमें अलग अलग शेप होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। क्योंकि दांतों की अलग अलग कैटेगरी हो गई, इसलिए हम इंसानों के दांतों को हेट्रोडॉन्ट कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इंस्टीट्यूट में बात आई थी, डायफायोडॉन्ट का मतलब क्या होगा कि हमारे सिस्टम में दो किस्म के दांत आ रहे हैं, और डेसीडियस को आप मिल्क ट्रूथ भी कहते हैं परमानेंट, और हेट्रोडॉन्ट का मतलब क्या होगा
इंसानों के जो दांत हैं वो डिफरेंट इन शेप एंड डिफरेंट इन फंक्शन। अच्छा 32 दांत होते हैं इंसानों के। परमानेंट की बात कर रहे हैं, डेसाइडियस जो होते हैं कुछ लोगों के कम निकलते हैं, कुछ के ज़्यादा निकलते हैं, बहरहाल वो तो टूट जाते हैं, उनको तो खत्म हो जाते हैं। परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 इन नंबर होते हैं, 32 होते हैं। इनकी अरेंजमेंट बड़ी यूनिफॉर्म होती है। पहले तरह उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो 32 किस्म के 32 दांत है ना, वो 4 किस्म के होते हैं। एक कहलाते हैं इंसाइसर्स, एक कहलाते हैं केनाइन्स, एक कहलाते हैं प्रीमोलर्स और एक कहलाते हैं मोलर्स। इंसाइसर्स कहते हैं जी इन दांतों को जिन पर मैं टिक लगा रहा हूँ, 1 2 3 4, फ्रंट के 4 दांत, शुरू के जो 4 दांत है इनको हम कहते हैं इंसाइसर। ऊपर के जबड़े की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ऊपर यूनिफॉर्म है, यानी कि जो अरेंजमेंट है ना तीस की वो यूनिफॉर्म है, यानी ऊपर जहाँ जहाँ जो जो दांत होगा नीचे भी वही होगा। ठीक है, तो ऊपर ये फ्रंट के 4 दांत इंसाइसर्स कहलाते हैं, नीचे के ये 4 दांत जो इंसाइसर्स होता है, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 होते हैं नीचे भी 4 होते हैं। ठीक है, तो ये इंसाइसर्स होते हैं। इंसाइसर्स क्या होते हैं जी, बड़े चपटे से दांत होते हैं, फ्लैट कहते हैं हम इनको, और इनकी नोकें बड़ी शार्प होती हैं। ठीक है, होते तो देखिए आप इनको फ्लैट नज़र आ रहा है, आपको चपटा है, लेकिन नोक देखें आप शार्प होती है। इसी तरह इनको भी देखें आप फ्लैट है, लेकिन नोक जो है इनकी वो शार्प है। तो ऐसे दांतों को जो फ्लैट शेप के होते हैं और उनकी जो एजेस होती हैं वो शार्प होती है, उनको हम कहते हैं इंसाइसर। और ये हमारे पास कितने हैं जी, ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में 4, तो 2 2 करके हम ये एक जबड़े की कंट्री, ये मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ, ये जो है ना डेंटल फार्मूला, ये मैं अभी इस पर एंड में बात करूँगा। तो इंसाइसर हमारे पास ऊपर कितने 4, नीचे कितने 4, ये है क्या जी, ये हमारे फ्लैट दांत होते हैं जिनकी शार्प एजेस होती है। इनका काम क्या होता है, ये कटिंग करते हैं, इनसे हम काटते हैं चीज़ों। अक्सर आप जब सैंडविच खाते हो तो आप किन दांतों के जरिए सैंडविच को तोड़ते हो, काटते हो, काटते किस दांतों से? अगर आपको बोटी है जी आपके पास मुर्गी की, आप आगे के दांतों के जरिए उनको काटते हैं। खैर मुर्गी की बोटी तो नहीं, मुर्गी की बोटी तो हम साइड से काटते हैं। जैसे सैंडविच हो गया या कुछ सब्जी खा रहे हैं हम, तो हम आगे अपने ये इंसाइसर्स को यूज़ करते हैं। तो इंसाइसर्स आर यूज फॉर कटिंग। उसके बाद जो दूसरे किस्म के दांत है वो कहलाते हैं केनाइन। केनाइन जो है ये नोकीले दांत होते हैं, ऊपर 2 हैं नीचे 2 हैं। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, अब मैं ब्लैक से टिक करूंगा, एक ये रहा, इसी तरह एक अब यहाँ पर होगा, इसी तरह नीचे ये रहा, ये रहा। तो इंसाइसर्स की दोनों तरफ एक एक केनाइन मौजूद है। ऊपर के भी आप देखें ये 4 इंसाइसर्स हैं, इनके दोनों साइडों पे एक एक केनाइन मौजूद है, और नीचे भी देखें तो आप चारों इंसाइसर्स की एक एक साइड पर एक एक केनाइन मौजूद है। केनाइन टाइप क्या होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं। खैर इंसानों में तो ये इतने ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होते, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं जैसे चीता वगैरह, जो कुत्ता हो गया, इनमें आप देखें कि इनके केनाइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, क्योंकि वो कार्निवोरस। इसका भी आप काम देखेंगे ना, गोश्त फाड़ने के लिए काम इस्तेमाल होता है। ये दांत जो है वो गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। वो जो कार्निवोरस होते हैं उनका तो खाना ही खाली गोश्त होता है, वो तो कार्निवोरस है, वो तो खाते ही गोश्त है। तो उनका जो केनाइन दांत होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है, ताकि ईजिली वो अपने गोश्त को फाड़ सके, काट सके। जबकि इंसान जो है वो ओमनीवोरस होता है, वो गोश्त भी खा रहा है, सब्जी भी खा रहा है, तो इसलिए इनका जो है वो केनाइन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, इतना ज़्यादा नोकीला नहीं है। ठीक है, शेर के नोकीले दांत देखेंगे ज़रा ज़्यादा होते हैं, हमारे कम है। तो ये पॉइंटेड टीथ होते हैं, इनकी नोकीली एजेस होती हैं, और इनके जरिए हम गोश्त वगैरह को फाड़ते हैं। तो अक्सर अगर हम सैंडविच खाते हैं तो इंसाइसर से तोड़ते हैं, और अगर हम कोई गोश्त खा रहे होते हैं तो हम केनाइन्स की मदद से। उसके बाद नीचे की तरफ अब हम प्री मोलर्स आते हैं जी। प्री मोलर्स आपके ये जो जबड़े होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, दाढ़, ये वाला जो दाढ़ है ना, इनसे थोड़ा छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाला, अब मैं इसको क्या कलर देता हूँ, मैं इसको देता हूँ ब्लू कलर। अब ये वाला एक और एक ये वाला 2, इसी तरह यहाँ पर भी एक ये रहा, एक ये रहा, ऊपर भी आपको 2 ही मिलेंगे। अब ऊपर हमारे पास डायग्राम में सही नजर नहीं आ रहा है, नीचे को देख रहे हैं। तब केनाइन के फौरन बाद 2 2 आपको प्री मोलर्स मिलेंगे। हर केनाइन की बैक साइड पे 2 प्री मोलर्स मिलेंगे। तो इस केनाइन के पीछे 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे भी 2, इसके पीछे, तो टोटल 2 4 6 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जी, ये हमारे दाढ़ों की तरह होते हैं जी, यानी कि इनका जो सर एज होता है, इनका जो किनारा होता है, वो ना तो केनाइंस की तरह पॉइंटेड है, ना इंसाइसर्स की तरह शार्प है, बल्कि इनका दांत, इनका जो किनारा होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, देखिए इसका दांत, इसका एज। ठीक है, तो हमारा जो इंसाइसर्स होते हैं उनकी ऐसी ऐसी फ्लैट एजेस होती हैं, और केनाइंस भी हमारे पॉइंटेड होते हैं, लेकिन ये जो प्रीमोलर्स होते हैं ये हमारे फ्लैट सरफेसिस वाले होते हैं। इनके जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। इनका काम क्या होता है, ये हमारे खाने को चबाते हैं, क्रश करते हैं। हम अपना खाना जो चबाते हैं ना, अगर हमने तोड़ लिया इंसाइसर या केनाइन की मदद से, हमने खाने को जब ब्रेक करा,
तो हम उसको किसके जरिए क्रश कर देते हैं, इन्हीं प्री मोलर्स और मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर्स का काम है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, यानी हमारे खाने को चबाना, उसको पीस करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। इसके पीछे वाले जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं मोलर्स। ये वाला मोलर है, ये वाला मोलर है, ये वाला मोलर है। यानी हर प्री मोलर के जहाँ प्री मोलर खत्म होता है वहाँ पर तीन तीन मोलर आ रहे हैं। तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन ऊपर, तीन ऊपर। टोटल कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन नौ और तीन 12। 12 प्री मोलर, 12 मोलर होते हैं। ये प्री मोलर्स की तरह ही बने हुए होते हैं, लेकिन ज़रा साइज में बड़े होते हैं। यानी इनका सरफेस भी, यानी कि इनकी जो सरफेस है वो भी प्री मोलर की तरह फ्लैट होती है, लेकिन क्योंकि साइज बड़ा होता है लिहाजा इनकी जो सरफेस है वो भी काफ़ी बड़ी और फ्लैट होती है। देखिए कितनी बड़ी फ्लैट की सरफेस है, देखिए कितना बड़ा बड़ा है। तो ये खाने को बहुत ही आसानी से ग्राइंड कर देता है, पीस देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। तो ये 4 किस्म के दांत हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। ये शुरू के जो 4 हैं ये कहलाते हैं इंसाइसर्स, फिर ये वाले कहलाते हैं एक एक जो है ये कहलाते हैं केनाइन्स, फिर दो दो जो हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलर्स, और फिर ये जो आखिर में है ये कहलाते हैं मोलर्स। क्या काम है, क्या शेप में फ़र्क है, और काम है, काम में भी देखें फ़र्क है और शेप में भी फ़र्क है, वो वाला बता दें। अभी आते हैं, ये कहलाता है डेंटल फार्मूला। आई फॉर इंसाइसर्स, सी फॉर केनाइन्स, पी फॉर प्रीमोलर्स एंड एम फॉर मोलर्स। ये डेंटल फार्मूला होता है। डेंटल फार्मूला ये ह्यूमन का है। डेंटल फार्मूले के अंदर हम खाली एक जॉ के दांतों को शो करते हैं, दोनों के नहीं शो करते, एक को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ऊपर दांत होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आपके पास ऊपर 32 दांत हैं तो नीचे भी 32 दांत होंगे। ऊपर अगर आपके पास 4 इंसाइसर्स हैं तो नीचे भी 4 होंगे। ऊपर 2 प्रीमोलर्स हैं तो नीचे भी 2 होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसलिए हम डेंटल फार्मूले में खाली एक जॉ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो डेंटल फार्मूला है ये है एक जॉ का, ओनली वन जॉ। अब आप इसको अपर का क्या या लोअर का क्या बात है, ठीक है जी। अब इंसाइसर्स हमारे पास ऊपर कितने हैं जी, देखें 1 2 3 4, नीचे भी 4 है। बहरहाल पेची को भी ले लें, नीचे के ले लेते हैं, 4 है। अब अगर हम अपने जबड़े को बीच में से ऐसे काट दें तो हमारे पास 2 इंसाइसर लेफ्ट साइड पर है, 2 इंसाइसर राइट साइड पर है। तो ये चीज़ जो हो रही है ना 2/2, ये इसी तरह के 2 हमारे लेफ्ट साइड पर है जॉ के, 2 हमारे राइट साइड पर है। इसी तरह केनाइन देखें जी, अब हमारे लेफ्ट साइड पर एक केनाइन है, राइट साइड पर एक केनाइन है, इसलिए हमने कहा है जी एक 1/1। फिर प्रीमोलर्स की काउंटिंग करें जी, लेफ्ट साइड पे आपके 2 प्रीमोलर्स हैं, राइट साइड पे 2 प्रीमोलर्स हैं, इसलिए हमने क्या लिखा 2/2। और मोलर्स आपके कितने जी, देखें लेफ्ट साइड राइट साइड पर 3 है, तो हमने क्या लिखा 3/3। तो ये एक जॉ की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये दांतों की अरेंजमेंट शो कर रहा है। अब एक जॉ में आप देखें टोटल कितने दांत होंगे, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 6 16, 16 दांत हो जाएंगे जी एक जबड़े में, और दो में कितने हो गए 32। अरेंजमेंट कैसे हुई है जी, आपके एक जॉ में 4 इंसाइसर थे, 2 लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे। एक जॉ में 2 केनाइन है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। एक जॉ में 4 प्री मोलर थे, 2 लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे। एक जॉ में 6 मोलर थे, 3 लेफ्ट साइड पे 3 राइट साइड पे, ठीक है। तो ये आपकी एक जॉ की कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्लैश से पहले आप लेफ्ट जॉ शो कर रहे होते हो, स्लैश के बाद आप राइट जॉ शो कर रहे होते हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है देखने की, ऐसा नहीं है कि जितने लेफ्ट में होंगे ना दांत उतने ही राइट में होंगे। इसी तरह जितने अपर जॉ में होंगे उतने ही लोअर जॉ में होंगे। लेफ्ट पे 2, राइट पे भी 2, लेफ्ट पे 1, राइट पे भी 1, ठीक है। तो सेम कंपोजिशन होती है, लेफ्ट राइट पे भी सेम कंपोजिशन है, ऊपर नीचे भी सेम। तो ये हो गया जी दांतों को। अब क्योंकि आप देख रहे हो ना अलग अलग किस्म के दांत है, इसलिए हमने क्या कहते हैं ह्यूमंस के टीथ जो है वो हेट्रोडोंट होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग फंक्शन होता है। अगर हम एक ऐसी रफली एक दांत का स्ट्रक्चर देखें, अगर किसी एक दांत का, सारे दांतों की कंपोजिशन एक ही जैसी होती है, याद रखिएगा, चाहे इंसाइसर्स हो, केनाइन्स हो, प्रीमोलर्स हो या मोलर्स हो, सबकी कंपोजिशन एक ही जैसी होगी, यानी एक ही जैसी बनावट होगी। वो तो सिर्फ उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। इंसाइसर जो है वो फ्लैट है, उसकी एज शार्प है, केनाइन की एज पॉइंटेड है, इनकी एज जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स की वो फ्लैट है। प्रीमोलर की एज जो है वो ज़रा छोटी होती है, फ्लैट मोलर की ज़रा बड़ी होती है, लेकिन इनकी बनावट एक जैसी है। तो ये मैंने कोई सा भी एक दांत ले लिया, आप कोई सा भी एक दांत ले लें। अब हमारे दांतों की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे दांत में सबसे पहले जो एक ऊपर कोटिंग होती है ना, यहाँ देखें, हमारे दांत के 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर। जो हमारा जम से ये हमारा गम कहलाता है, पॉइंटर ध्यान रखिएगा, ये हमारा गम कहलाता है, ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं मसूड़ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गम, ठीक है। और गम के अंदर हमारा ये दांत फिट हुआ होता है। जैसे अगर हम एक पौधे को गमले में फिट कर देते हैं ना, मट्टी के अंदर फिट कर देते हैं, ऐसे गम के अंदर हमारा दांत फिट हुआ होता है। अब दांत का वो हिस्सा जो गम से बाहर होता है उसको हम कहते हैं क्राउन,
दांत का वो हिस्सा जो हमारे गम के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट, और इन दोनों के बीच का हिस्सा कहला रहा होता है जो कि ज्वाइनिंग एरिया होता है उसको हम कहते हैं नेक। तो हमारे दांत के तीन हिस्से होते हैं। क्राउन जो होता है वो हमारे दांत का वो हिस्सा होता है जो गम से बाहर होता है। नेक जो है वो इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है, और रूट जो है हमारे दांत का वो हिस्सा होता है जो हमारे गम के अंदर गया हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पौधे में होता है ना रूट स्टेम, इसी तरह है ये क्राउन और नेक, क्राउन और सॉरी रूट। अच्छा, अगर हम बात करें वैसे और ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो हमारे क्राउन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्राउन में सबसे पहले जो वाइट कलर की लेयर होती है इसको हम कहते हैं इनेमल। ये नॉन लिविंग होती है, हार्ड होती है, नॉन लिविंग होती है, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, सख्त होती है, ये बेजान होती है। अगर आप इस पर सुई चुभेंगे ना आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये इनेमल होती है जी, सबसे पहले एक लेयर चढ़ी हुई होती है इनेमल की। जितनी ज़्यादा मोटी होगी आपका दांत उतना ज़्यादा मजबूत होगा, और ये जितनी ज़्यादा वीक हो जाएगी उतना ज़्यादा आपका दांत जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, और इनेमल जो है उसमें कौन कौन सा मटेरियल है, कैल्शियम। इसलिए कहा जाता है कि जी कैल्शियम ज़्यादा खाएं दांत मजबूत होंगे, कैल्शियम से दांत मजबूत होंगे, क्योंकि जितना कैल्शियम खाओगे वो आपकी हड्डियों में या दांतों में स्टोर होता है। हड्डियों में भी जाके ऐसे ऊपर स्टोर हो जाता है और कैल्शियम उसकी लेयर बना देता है, हड्डी हार्ड हो जाती है। और दांतों में कहाँ जाके स्टोर होता है, इनेमल। तो इनेमल में आपका कैल्शियम आगे लग जाता है, आपकी इनेमल बढ़ती रहती है, दांत मजबूत हो जाता है। तो ये एक इनेमल की लेयर होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। उसके बाद आपको जो दूसरी लेयर नजर आ रही है ना ये वाली, ये कहलाती है डेंटाइन। ये डेंटाइन होती है। और उसके बाद जो तीसरी लेयर आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं पल्प। ये तीन लेयर्स हमारे पास दांतों में होती है, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। पल्प के अंदर, डेंटाइन में टिश्यूज होते हैं, पल्प के अंदर जो है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती है और नर्व होती है। ठीक है, ये पल्प देख रहे हो आप, पल्प के अंदर आपको ये रेड, ब्लू और येलो नजर आती है। तो ब्लू जो है वो वेन्स हैं, रेड जो है वो आर्टरीज हैं, और ये जो येलो है ये हमारी जो है वो नर्व हो गए। तो ये जो पल्प होती है ये हमारी लिविंग लेयर होती है। इसकी आर्टरीज और वेन्स जो है ये हमारे दांत को खून प्रोवाइड कर रही होती है या खून लेके जा रही होती है। जबकि नर्व जो होती है, इन नर्व के जरिए हमारा दांत जो है वो दिमाग से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन तीन चीज़ों से हमारा दांत जो है वो पूरी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। तो ये नीचे जाके एक बड़ी वेन से कनेक्ट हो जाता है। तो ये दांत का क्या हो गया जी, स्ट्रक्चर हो गया दांत का। अच्छा, तो अब हमने ये जो ओरल कैविटी में पहला पार्ट हमारे पास है दांत। ठीक है ना, हमारे पास पहला पार्ट क्या था कि ओरल कैविटी में दांत। हमने टीथ को काफी अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, हमने देखा हमारे पास कौन कौन से किस्म के दांत है और कौन कौन से, और दांत का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बाकी काम तो आपको पता है कि पहले बता चुका हूँ। ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है, यानी ये आपके फूड को तोड़ेगा, फाड़ेगा, चीरेगा, पीस कर देगा जी, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद टंग की तो हम यहीं पर ही बात कर लेते हैं। टंग जो है हमारे जबान पे ऐसी मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना होता है। हमारे टंग के अंदर छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और इस टेस्ट बर्ड के अंदर जो है वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और इस टंग की मदद से हम दो काम करते हैं। पहला, हमारे खाने का जायका हमें टंग की वजह से पता है। हमारी टंग के अंदर जो छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल। जैसे कोई खाना आप खाते हो तो खाने के जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन रिसेप्टर सेल से जैसे ही टकराएंगे तो आपके रिसेप्टर सेल एक नर्व इम्पल्स बनाते हैं। फिर रिसेप्टर सेल्स जो है वो आपके न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और वो नर्व इम्पल्स आपके उन न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग तक जाता है, और आपका दिमाग जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, बुरा खा रहे हो। एक तो काम ये होता है जी टंग का, जबान का, कि ये हमारे खाने के टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और दूसरा काम क्या होता है कि ये जो अभी हमारे पास हम जो अगला चीज़ पढ़ेंगे स्लेवरी ग्लैंड, तो ये जो स्लाइवा बनाएगा। और टीथ ने क्या किया जी, खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो दांतों ने किए खाने के छोटे छोटे टुकड़े, और स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या दे रहा है, स्लाइवा। जबान मूवमेंट के जरिए, जबान आप खाते टाइम देखते हैं कि आपकी जबान बड़ी चल रही होती है, हिलती है जी, ऐसे रोल हो रही है, घूम रही है, फिर रही है। तो इस रोलिंग के जरिए ये मिक्सिंग करती है, ये मिक्स करती है खाने के छोटे छोटे टुकड़ों को स्लाइवा से। जैसे अक्सर आपने देखा होगा घरों के अंदर खवातीन आटा गूंथती है, तो आटा होता है जी सूखा सा होता है, उसमें पानी डाला जाता है। आटा जो सूखा सूखा सा आटा होता है उसमें पानी डालते हैं, और फिर खवातीन अपने हाथों के जरिए उसको ऐसे मूव करके, अपने हाथों को मूव करके ऊपर नीचे मूव करके उस पानी को करती क्या है, मूव करके पानी को उस आटे के साथ मिक्स करके बॉल्स टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है, जो कि आपके तो पीड़ा, यही काम जबान का है। आपके दांतों ने फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दिए, और स्लेवरी ग्लैंड ने जो स्लाइवा बनाया है। अब आपका जबान मूवमेंट के जरिए इस छोटे पार्टिकल्स फूड के और स्लाइवा दोनों को मिलाकर एक बॉल का स्ट्रक्चर बनाएगा। उस बॉल को हम कहते हैं बोलस। मैंने कहीं शो नहीं किया हुआ। ठीक है, ऐसा बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ।
ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये फूड पार्टिकल एक बॉल की शेप में आ गया है। ये अभी खैर ये तो मैं आगे बताऊंगा ये मूवमेंट क्या है। ये देखिए, ये फूड पार्टिकल आपका एक बॉल की शेप में, एक लंबी सी, इसको बोलस कहते हैं। तो ये आया है जी वैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना, आटे का आप आटे को लेके पानी मिला के उसका पेड़ा बनाते हो, तो ये जबान ने किया है। स्लाइवा लिया, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, जबान ने रोल करके उनको ऐसे एक लंबी सी सिलेंड्रिकल या बॉल फॉर्म में लिया है। दैट बॉल फॉर्म इज कॉल्ड बोला। इससे क्या होता है, हमारा फूड जो है वो मूवमेंट में आसानी हो जाती है, फूड आराम से जो है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करेगा। तो ये टंग का काम हो गया जी। ओरल कैविटी के अंदर जो दूसरी चीज़ होती है टंग, उसका भी काम मैंने आपको बता दिया। दो काम है, एक ये हमारे खाने के टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, और दूसरा ये हमारे खाने को बॉल फॉर्म में लाएगा, बोनस फॉर्म में लाएगा। अब आते हैं स्लेवरी ग्लैंड की तरफ। मैंने आपको बताया कि स्लेवरी ग्लैंड हमारे पास तीन पेयर होते हैं स्लेवरी ग्लैंड के ओरल कैविटी के अंदर। एक होता है जी ये वाला, इसको हम कहते हैं पैरोथिड ग्लैंड। ये हमारे पास जो पिन्ना होता है हमारे कान का, उसकी पेट, पिन्ना आप समझते हो ना, ये आपका कान का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, ये इसका पिन्ना कहते हैं। इसके नीचे की तरफ होता है, ये कहलाता है पैरोथिड ग्लैंड। दूसरा कहलाता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। सब मैंडिब्यूलर आपको जो ये लोअर जो है ना, नीचे वाला जो, इसके बिल्कुल आखिर की तरफ मिलता है, बेस की तरफ, ये होता है सब मैंडिब्यूलर। और तीसरा कहलाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये आपको कहाँ मिलेगा, जबान है उसके नीचे। तो ये तीन पेड़ हो गए, 1 2 और ये 3 पेयर हैं ये, यानी ये दो दो होंगे, पैरोथिड भी दो होंगे, सब मैंडिबुलर भी दो होंगे, सबलिंगुअल भी दो होंगे। अब ये तीनों डक्ट्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। अब स्लेवरी ग्लैंड, ये जो पैरोथिड ग्लैंड है, ये तो बकायदा एक डक्ट के जरिए अपना जो स्लाइवा है ये ओरल कैविटी में दे देगा। सब मैंडिबुलर जो है वो एक डक्ट के जरिए लिंगुअल को देगा, और सब लिंगुअल जो है वो डक्ट के जरिए जो है, ये बहुत सारी डक्ट होती हैं, इसके जरिए ये अपने ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, और ओरल कैविटी के अंदर अपना स्लाइवा बना देता है। अब ये चूंकि ग्लैंड है, तो इनकी सेक्रीशन को, इनके जूस को हम क्या कहते हैं, स्लाइवा, उर्दू में हम कहते हैं थूक। तो इसलिए हमने इसको ग्लैंड कहा है, बिकॉज इट प्रोड्यूस समथिंग, जूस बना रहा है, जिसको हम कहते हैं स्लाइवा। तो ये तीनों ग्लैंड जो है वो कंटिन्यूसली हमारे जो है ना वो स्लाइवा बनाते रहते, तकरीबन 15 डेसीमीटर क्यूब बनता है एक दिन के अंदर, इतना कंटिन्यूसली पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आपके ये तीनों, पूरी जिंदगी में ये तीनों आपके स्लाइवा बनाते रहते हैं, भले मुंह में खाना हो ना हो, ये बनता रहता है। अब ये जो स्लेवरी ग्लैंड जो जूस बना रहा है ना स्लाइवा, इसकी जरा कंपोजिशन अगर हम देखें तो स्लाइवा में तकरीबन 95% पानी होता है। 95% पानी होता है। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, के इंजाइम्स जो है वो वाटर के अंदर अपना जो है वो रिएक्शन करते हैं, और वाटर ज़रूरी होता है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर सलाइवा में वाटर है, ताकि इसके अंदर जो इंजाइम है वो अपना काम दिखा सके। तो एक तो इसके अंदर क्या है जी, 95% तकरीबन पानी होता है। उसके अलावा इसमें छोटा म्यूकस होता है जी कुछ। म्यूकस जो है वो हमारे इस नाली को, जल को, हमारी ओरल सबको जो है वो चिपचिपा सा कर देता है, ताकि मूवमेंट अच्छा के अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस बलगम को कहा जाता है। इससे क्या होता है जी कि हमारी जो वॉल्स होती है वो स्टिकी हो जाती है, जिससे फूड जो है वो इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्लाइवा के अंदर म्यूकस है वो इन डक्ट के अंदर जो है वो स्टिकनेस प्रोवाइड कर देगा, जिससे स्लाइवा जो है वो इजीली मूव होकर ओरल कैविटी में आता है। तो दूसरी चीज़ हो गई म्यूकस। और दो किस्म के एंजाइम्स होते हैं, एक ये एंजाइम है एमाइलेस, और एक है ये लाइसोजाइम। ये दो किस्म के एंजाइम होंगे आपके स्लाइवा के अंदर, एक है एमाइलेस और एक है लाइसोजाइम। एमाइलेस क्या काम करता है? एमाइलेस हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक करेगा, और उसको ब्रेक करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज के अंदर। ठीक है, अब आपको याद होगा, मैंने आपको पहले कई दफ़ा बता चुका, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, काफ़ी बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है, ऐसे पॉलीमर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म होता है ना, ये जो एक एक अगर हम मोनोमर्स को अलहदा कर दें, तो इनको तो हम कहते हैं ग्लूकोज। ये तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज वगैरह वगैरह, बेसिक तो है वो ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर, और इसका जो मोनोमर है विच इज कॉल्ड ग्लूकोज। सलाइवा जो है इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट कर रहा, बल्कि माल्टोस में कन्वर्ट कर रहा। और माल्टोस एक डायसेक्राइड होता है। डायसेक्राइड क्या होता है जी, दो मोनोमर से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल, ऐसे। तो तकरीबन मुकम्मल नहीं तोड़ा, हाँ, पॉलीमर को काफ़ी हद तक तोड़ के थोड़ी सी जरा सिंपल फॉर्म ले आया एमाइड। ठीक है, तो यहाँ अभी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हाँ डाइजेशन स्टार्ट ज़रूर हो गई है, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट ज़रूर हो गई। तो स्लाइवा में जो पहला एंजाइम है ना एमाइलेस, वो क्या करेगा, हमारे जो बोलस, हमारे जो फूड है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनको ब्रेक करेगा और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में नहीं, बल्कि माल्टोज।
ब्रेक करने से काफ़ी एनर्जी भी निकल आती है, तो एनर्जी आप मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप ज़ाहिर बात है ना, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी निकलेगी। अब वो जो एनर्जी निकलना शुरू होती है तो वो एनर्जी इस्तेमाल कर लेती है बॉडी, थोड़ी बहुत एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है, तो वो एनर्जी मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई बेहोश होता है या कोई हीट स्ट्रोक या किसी को कोई तबीयत खराब होती है ना, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि फ़ौरन इसको ग्लूकोज पिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ या कोई मीठी चीज़ खिलाओ या जूस पिलाओ। क्यों? क्योंकि उन जूसेस के अंदर क्या होगा, मीठा होता है ना, वो तो कार्बोहाइड्रेट होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डाइजेशन में सबसे पहले क्या चीज़ ब्रेक हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा चीज़ सबसे पहले ब्रेक हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो जूस इसी वजह से पिलाया जाता है ताकि उस जूस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है फ़ौरन मुंह के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, माल्टोस में, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो जाए और इंसान जो उसको एनर्जी मिल जाए। अगर आप एक बेहोश हुए हुए शख्स को लिपिड्स खिला दो, यानी तेल पिला दो, अब तेल यहाँ थोड़ी डाइजेस्ट होगा, तेल तो अभी बहुत नीचे जाके डाइजेस्ट होगा, लिपिड तो बहुत नीचे जाके डाइजेस्ट होगा, तो उसको फ़ौरन एनर्जी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अगर आप उसको प्रोटीन खिला देते हो बेहोश हुए हुए शख्स को, तो प्रोटीन भी अभी अब यहाँ तक तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, प्रोटीन प्रोटीन तो नीचे जाके डाइजेस्ट होगा, तो इसलिए उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो बेहोश इसी वजह से तो हुआ है क्योंकि उसको एनर्जी की कमी है। तो जब भी कोई शख्स वीकनेस महसूस कर रहा होता है, थकान महसूस कर रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, फ़ौरन जूस पी लो। क्यों? क्योंकि हमें पता है जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, और हम ये भी जानते हैं, अब तो हमने पढ़ भी लिया कि सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या ब्रेक हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेक इनटू माल्टोज। तो इसीलिए जब भी एनर्जी की कमी होती है, किसी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होती है, कोई थका हुआ होता है, तो हम उसको फ़ौरन से जूस पिला रहे होते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट हम उसको दे रहे हैं, उसके मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी यूज जूस। तो एमाइलेज सलाइवा के अंदर जो पहला एंजाइम आया वो है एमाइलेज, और एमाइलेज ने क्या किया, एमाइलेज ने जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो फूड के अंदर थी उनको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। अब भी थोड़ी बहुत डाइजेशन की ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ये माल्टोज जो है, अब भी ये माल्टोज को ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, लेकिन वो काम नीचे होगा, आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। जबकि ये लाइसोजाइम जो है ये हमारा क्या करता है जी, ये एंजाइम जो है हमारे फूड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स या कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको मारता है, तो हमारे यानी कि फूड को पाक साफ कर लेगा न्यूट्रिएंट। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, हमारे फूड के अंदर जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया चला जाता है, यकीन माने हम जो खाना खाते हैं ना, आप उस खाने को कितनी ही एहतियात से बना लें, कितने छोटे छोटे माइक्रोब्स उसके अंदर आ ही जाते हैं हमारे। जब भी आप कोई खाना खाओगे, हवा के अंदर है ना वो खाना, आपके हाथों से जब वक्त मुंह में जा रहा है उस दौरान तो हवा में और हवा के अंदर तो आपके माइक्रोब्स होते हैं, तो उस फूड के अंदर कुछ बहुत थोड़े बहुत माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस चीज़ का इलाज है, दो जगहों पे मिलेगा आपको इसका इलाज। ये जो फूड के अंदर माइक्रोब्स आए हैं, उन माइक्रोब से आपको अल्लाह ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दिया हुआ है ये मामला कि उसको आपने माइक्रोब से पास किया। तो आपका एक पहला तो यही हो गया, जिस सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम मौजूद है, जो आपके फूड के अंदर जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होंगे उनको मार देगा, उनको ख़त्म कर देगा, आपका फूड जो है वो माइक्रोब से पाक हो जाएगा। थोड़ा बहुत बच जाएगा, वो अभी नीचे जाएंगे आप स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर एक HCl बनेगा तेज़ाब, वो भी यही काम करेगा, फूड को सॉफ्ट करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। तो वहाँ पे भी ये काम करता है। तो अल्लाह ने आपके निज़ाम को बड़ा बेहतरीन बनाया है, इसलिए तो मैंने कहा था ना वेल डिवेलप, बड़ा वेल डिवेलप हुआ होता है। तो ये हो गया जी स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या है जी, तीन पेयर्स हैं, एक कहलाते हैं पैरोथिड, एक कहलाते हैं सब मैंडिबुलर, एक कहलाते हैं सब लिंगुअल। तीनों जो है वो एक जूस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा में तकरीबन 95% तो पानी होता है, थोड़ा बहुत म्यूकस होता है और दो एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइसोजाइम। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि लाइसोजाइम जो है वो हमारे फूड में से जो माइक्रोब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारता है। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई है, ये हो गई केमिकल डाइजेशन। ये क्या हो गई, केमिकल डाइजेशन हो गई ना, क्योंकि फूड की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, माल्टोज में। तो इसलिए मैंने ऊपर क्या कहा था, देखो ओरल कैविटी के अंदर दोनों किस्म का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। मैकेनिकल किसने किया, दांतों ने। केमिकल किसने किया, सलाइवा ने। तो ये ओरल कैविटी हो गया। ठीक है, अब इंशाल्लाह फेरिंग्स जो है, ओरल कैविटी हम कर लिया, इंशाल्लाह फेरिंग्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा हैवी हो जाएगा, ओरल कैविटी काफ़ी बड़ा होता है। तो हमने ओरल कैविटी को देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फूड को थोड़ा आगे मूव करेंगे। अब ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट, अब देखें ना, ये ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। मैंने आपको नसल कैविटी नहीं बताया, वो मैं फेरिंग्स में बताऊंगा, क्योंकि ये जो आपका फेरिंग्स होता है ना, ये असल में ओरल कैविटी के बाद है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे चार चीज़ें कनेक्ट हो रही होती हैं, एक नसल कैविटी, एक ओरल कैविटी, एक आपका लैरिंग्स और एक आपका एसोफेगस। चार चीज़ें कनेक्ट होती है, चुरंगी है ये। आपने देखा ना चुरंगी, आपने देखा होगा कि चुरंगी होती है जी, इससे चार रोड कनेक्ट होते हैं, एक रोड, दो रोड, तीन रोड, चार रोड, चार रोड कनेक्ट हुए हुए तो चुरंगी। अब अगर आपको जिस रास्ते जाना है आप उस रास्ते निकल जाओ, आपको इधर जाना है इधर चले जाओ, इधर जाना है इधर चले जाओ, इधर जाना है इधर। ये चुरंगी है जी डाइजेस्टिव सिस्टम की, फेरिंग्स।
फेरेंक्स को अगर हम देखें, फेरेंक्स की अगर हम बात करें तो फेरेंक्स के अंदर ये है जी फेरेंक्स। फेरेंक्स के अंदर 4 चीज़ें खुलती हैं। एक होती है ये नसल कैविटी, एक होती है जी ये बक्कल कैविटी, फिर नीचे आ जाए तो ये है जी लैरिंक्स यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये है जी एसोफेगस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी, 4 चीज़ें देखिए, यहाँ से नसल कैविटी भी फेरेंक्स में आ रही है, बक्कल कैविटी से भी मटेरियल फेरेंक्स में आ रहा है, लैरिंक्स भी जो है फेरेंक्स के अंदर खुल रहा है, एसोफेगस भी फेरेंक्स के अंदर। तो ये जो हिस्सा है ना, कॉमन पॉइंट बिटवीन नसल कैविटी एंड बक्कल कैविटी एंड लैरिंक्स और एसोफेगस, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द फेरेंक्स। एक और चीज़ भी जुड़ी हुई होती है इससे, मजेदार बात बताऊँ आपको, एक और चीज़ जुड़ी हुई होती है, आपका कान। यूस्टेचियन ट्यूब नाम की आपका ये जो कान है ना, इस कान के जरिए भी एक पतली सी डक्ट आ रही होती है, वो भी फेरेंक्स में खुल रही होती है। उस डक्ट को हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। तो एक लिहाज से देखा था 5 हैं, लेकिन यूस्टेचियन ट्यूब का यहाँ काम नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो अक्सर आप देखते हो ना, कान में कोई दवाई डालते हो आप, तो आपको हलक में उसका जायका महसूस होता है। कभी कभार हम कान में कोई दवाई डालते हैं ना, तो हलक में भी उसका जायका महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि कान में आपने दवाई डाली, यूस्टेचियन ट्यूब से कुछ पार्टिकल उसके यहाँ आ गए, तो हलक में भी आपको महसूस होता है। इसी तरीके से अक्सर आप देखते हो जी कि आपका जो पानी होता है वो नाक के जरिए निकल आता है, कभी कभार पानी नाक के जरिए चले आता है, या आप नाक में कोई दवाई डालते हैं तो हलक में उसका, क्योंकि नसल कैविटी आपकी फेरेंक्स तक जा रही है। ठीक है, तो ये मामला है। ये देखें, अब डायग्राम में अगर हम देखें, ये तो यहाँ से मिटा दो, इसकी बेहतरीन डायग्राम बनी हुई है, मैंने पता नहीं क्यों बनाई है। अब देखिए जी, डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें, मैं कोई अच्छा सा कलर लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ, दैट एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये एरिया, ये कहला रहा है फेरेंक्स, ये है फेरेंक्स, इस एरिया को हम कह रहे हैं फेरेंक्स। अब इससे देखें जी, 4 चीज़ें जुड़ रही हैं। ये आ गई आपकी बक्कल कैविटी, ये फेरेंक्स के अंदर आ गई बक्कल कैविटी है ना, ये बक्कल कैविटी है। ये आपकी सारी है जी नसल कैविटी, ये भी आपकी नसल कैविटी भी जो है फेरेंक्स में आ रही है। फिर यहाँ देखें जी, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स भी देखें आप फेरेंक्स तक जा रहा है। ये एसोफेगस है, ये भी फेरेंक्स में जा रहा है। तो आपका ये फेरेंक्स क्या होता है जी? इट इज़ अ कॉमन पॉइंट बिटवीन नसल कैविटी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स एंड एसोफेगस। अब इसके अंदर ये जो हिस्सा होता है, इसको नेसोफेरेंक्स कहते हैं जी। अब आप देखें, अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो ये नस पॉइंटर का ये रहा, ये फेरेंक्स है जी, यहाँ पे तो ये सारे कंबाइन होगा, इसको आप फेरेंक्स कहते हो। अब फेरेंक्स और बक्कल कैविटी के दरमियान वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ओरल ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स, ये लिखा हुआ नाम ओरोफेरेंक्स, कलर भी दिया हुआ मैंने भूल। इसी तरह फेरेंक्स और नसल कैविटी के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं नेसोफेरेंक्स। और ओरल कैविटी, जो फेरेंक्स और लैरिंक्स के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं लैरोफेरेंक्स। और ओरल कैविटी और फेरेंक्स के दरमियान एसोफेगस है, तो उसको तो आप एसोफेगस ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके पार्ट, ये नाम बता दिए मैंने आपको, वैसे तो खैर जो भी चीज़ है, लेकिन मैंने बता दिया। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको तो आप फेरेंक्स कह रहे हो। अब जहाँ बक्कल कैविटी फेरेंक्स में खुल रही है, दैट एरिया इज कॉल्ड ओरोफेरेंक्स। जहाँ नसल कैविटी बक्कल कैविटी में खुल रही है, इस एरिया को आप कहते हो नेसोफेरेंक्स। ये कहलाता है आपका लैरिंगोफेरेंक्स। अब इसका काम क्या है? अब देखिए, आपका जो नसल कैविटी होती है, मैं रेड कलर से मैं ऑक्सीजन या एयर को डिनोट करूँगा, जबकि ब्लैक कलर से मैं जो हूँ वो फूड को डिनोट करूँगा। अब फूड जो है हमारा ओरल कैविटी में होता है, ये फूड है, और फूड हमारा जो है ट्रैवल करते हुए कहाँ आ गया? फेरेंक्स में आ गया, ये फूड आ गया। इसी तरीके से हवा जो होती है, उसका जो तरीका है ना हमारे पास, वैसे तो हम मुंह से भी हवा ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें जो चीज़ दी है, वो है नसल कैविटी और ये नोस्ट्रिल्स। तो हवा जो है आपकी नोस्ट्रिल्स के जरिए पहले कहाँ जमा होती है? नसल कैविटी, और फिर नसल कैविटी से होती हुई पहले ये नेसोफेरेंक्स से होती हुई कहाँ आ जाती है? यहाँ फेरेंक्स। तो ये आपके फेरेंक्स के अंदर 2 चीज़ें आ गई। एक आया आपके पास फेरेंक्स में फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी, और एक आया आपके पास एयर फ्रॉम द नसल कैविटी। अब इनको अलग अलग जाना है। ये जो फूड है ना, सॉरी पहले एयर की बात कर लेते हैं क्योंकि रेड पॉइंटर है। एयर जो है वो उसको इधर जाना है, लैरिंक्स रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जबकि जो फूड है उसको जाना है इधर, कहाँ पर? अल्लाह आपका भला करे, एसोफेगस। ठीक है, तो अब ये फेरेंक्स के अंदर आपका फूड भी आ गया और एयर भी आ गया। अब फेरेंक्स से क्या होगा जी? फूड जो है वो आपका एसोफेगस की तरफ चला जाएगा, और एयर जो है जो आपकी नसल कैविटी से आ रही है, तो वो आपकी कहाँ चली जाएगी? लैरिंक्स के अंदर चली जाएगी। तो अगर मैं कॉमन पाथ बनाऊँ इनका, तो अगर हम सांस लेते हैं, अगर हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस जो है, हवा जो ऐसे आती है नसल कैविटी में, फिर फेरेंक्स से होती हुई इधर चली जाती है। और अगर हम खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाते हैं, तो हमारी ये ओरल कैविटी में फूड आता है, बोलस में कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ से होता हुआ फेरेंक्स से ऐसे एसोफेगस में चला आता है।
अब ऐसा भी हो सकता है कि जी उल्टा मामला हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी ये हवा आ रही हो नसल कैविटी से और वो आपके ऐसे इधर जाने के बजाय ना, लैरिंग्स में जाने के बजाय इधर चली जाए एसोफेगस में, तो ये तो जाता है, ये तो होता है। हम हमारे जो फार्ट का निज़ाम होता है ना, वो इसी वजह से हो रहा होता है, फार्टिंग जो हम करते हैं, तो ये तो होता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नसल कैविटी से एयर एंटर हुई, फेरेंक्स से होती हुई लैरिंक्स में जाने के बजाय बहुत सारी एयर आपकी एसोफेगस के अंदर चली जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है, तो उसको तो बाहर आप एनस के जरिए निकालने का बाकायदा निज़ाम मौजूद है। लेकिन फूड के साथ ये नहीं हो सकता। फूड अगर आपका यहाँ आ रहा है ओरल कैविटी, अब इसने एसोफेगस में ही जाना है, लैरिंक्स में चला गया गड़बड़ हो जाएगी। लैरिंक्स में अगर चला गया तो वो आपके पहुंच जाएगा लंग्स में, और लंग्स में खाना नहीं जाना चाहिए, लंग्स डैमेज हो सकता है। अब यहाँ क्या मामला होता है कि यहाँ क्या करा है फिर अल्लाह ने, इसको कैसे बचाया अल्लाह ने, तो अल्लाह ने आपको ये चीज़ दी है, इसको आप कहते हो एपीग्लोटस। ये एक पतला सा वॉल है, एक पतली सी, जब हम खाना अंदर करते हैं, जब हम खाना अंदर करते हैं ना, ये फूड आ रहा है जी, सपोज करें ये फूड आ रहा है, ये फूड आ रहा है, एक बात तो एक फूड तो आपका इस एपिग्लोटस से टकराएगा और एपिग्लोटस आपका ऐसे बैंड हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसने क्या करा, बैंड होके आपके लैरिंक्स को ढक दिया, और अब आपका फूड आसानी से इस रास्ते चले जाएगा, एक तो ये काम हो जाता है। दूसरा, आप जब खाना अंदर करते हो तो आप देखते हो लैरिंक्स भी ऊपर की तरफ मूव करता है। जब भी हम खाना अंदर करते हैं ना, अब यहाँ पे एक हड्डी है देखें, जब भी आप खाना मूव करेंगे ना अंदर की तरफ, आपकी हड्डी ऊपर जाती है, तो हड्डी ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया, आपका लैरिंक्स जो है वो ऊपर आ जाता है, लैरिंक्स जो है ये ऐसे ऊपर आ जाएगा और ये खुद ब खुद ढक जाता है। तो इन दो चीज़ों की वजह से जब आपका फूड मूव कर रहा होगा तो आपका ये जो एपिग्लोटस है ये रगड़ के ऐसे नीचे आ जाएगा, और आपका लैरिंक्स ऊपर आएगा, तो ये लैरिंक्स ऐसे ये पैक हो गया, आपका लैरिंक्स जो है ये वाला रस्सा आपका पैक हो गया। अब फूड जो है वो डायरेक्ट आपके इधर चला जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नसल कैविटी से एयर आ रही है, वो लैरिंक्स में जाए, जाना तो वहीं चाहिए, एसोफेगस में भी चला जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ओरल कैविटी से फूड आ रहा है तो उसको तो एसोफेगस में ही जाना है, उसको लैरिंक्स में नहीं जाना। अगर वो एसोफेगस में जा रहा है ठीक है, अगर लैरिंक्स में जा रहा है तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए क्या हुआ, जब हमारा फूड मूव करके स्लाइड करके नीचे आता है तो स्लाइडिंग की वजह से वो एपिग्लोटस को बंद कर देता है, और लैरिंक्स आपका ऊपर होता है तो थोड़ी बहुत जो स्पेस होती है वो भी बंद हो जाती है, आपका लैरिंक्स मुकम्मल तौर पर पैक हो जाता है, और आपका फूड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि एसोफेगस डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता है। अक्सर कभी कभार ऐसा होता है, हम खाने के टाइम पे बोल रहे होते हैं, हम जब खाने के टाइम पे बोल रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा खाना जो है, अब ये फूड है देखें, ये फूड है यहाँ तक आया, अब इसने एपिग्लोटस को इतना बंद कर दिया, स्लाइड करके इतना बंद कर दिया, लेकिन छोटा सा हिस्सा है। अब इस छोटे से हिस्से को चूंकि लैरिंक्स ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता है लैरिंक्स, और ये हिस्सा ढक जाता है, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हो तो बोलने के दौरान आप सांस भी ले रहे होते हो, तो अब यहाँ से आपकी ऑक्सीजन भी जा रही है, ये ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन जा रही है, और यहाँ एंटर हो रही है, ठीक है। इसलिए लैरिंक्स ऊपर नहीं हो रहा होता, लैरिंक्स यहीं खुला रहता है। इस दौरान आपके फूड के थोड़े बहुत पार्टिकल्स इधर जा सकते हैं लैरिंक्स में, थोड़े बहुत पार्टिकल्स लैरिंक्स में चले जाते हैं, तो उसके लिए अल्लाह ने फिर आपको क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कफिंग, एक रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ अल्लाह ने आपको कि अगर फूड पार्टिकल आपके लैरिंक्स में चले आते हैं तो आपके फेफड़े खांसते हैं और उस खांसने के जरिए आपके जो फूड पार्टिकल्स यहाँ एंटर हो गए ना, वो वापस जंप करके ऊपर आ जाते हैं फेरिंग्स में। तो यूँ अल्लाह आपको फेरिंग्स के अंदर, आपका फेरिंग्स के अंदर का जो मामला है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है आपने देखा, ठीक है। तो ये फेरिंग्स हो जाता है, मैंने फेरिंग्स भी दिखा दिया, आपको मूवमेंट दिखा देता हूँ फेरिंग्स की, ये देखें। अब गौर से देखिएगा, ये फूड आपका जैसे नीचे पास करेगा, ये देखें नीचे पास कर रहा है ना, ये एपिग्लोटस को देखिएगा जरा, ये कैसे स्लाइड हुआ, बंद हुआ, और आपका ये फूड इधर आ गया। जैसे ही आपका फूड पास होता है तो स्लाइडिंग एक्शन की वजह से एपिग्लोटस की वॉल जो है वो मुड़ जाती है, लैरिंक्स कवर कर देता है, थोड़ा बहुत जो स्पेस रह जाता है वो हमारा लैरिंक्स, खाना अंदर करते टाइम लैरिंक्स ऊपर की तरफ जाता है तो वो थोड़ा बहुत स्पेस भी बंद हो जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक एपिग्लोटस स्लाइडिंग की वजह से मूव कर जाता है और लैरिंक्स ऊपर आ जाता है। तो इन दो मूवमेंट की वजह से हमारा लैरिंक्स का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया, फूड के लिए खाली एक ही रास्ता रह गया एसोफेगस, और फूड हमारा एसोफेगस में चला जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने फेरिंग्स भी पढ़ लिया, हालांकि मैं कह रहा था मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन हमने पढ़ लिया, चले खैर है जी। अब हम इंशाल्लाह आगे के जो पार्ट्स हैं, अब हमारा फूड जो है वो कहाँ तक आ गया, अगर हम मेन डाइजेस्टिव सिस्टम पर आए तो हमारा फूड जो है वो माउथ को क्रॉस करते हुए, ओरल कैविटी से क्रॉस करते हुए, या फेरिंग्स से क्रॉस करते हुए अब कहाँ आ गया, इधर एसोफेगस में आ गया। अब एसोफेगस से आगे की कहानी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।